अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है, इस पे निशान लगा लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सीवीबी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर सैंपल डाटा। और यही फॉर्मूला, बस सिंबल चेंज है और इसमें सैंपल डिवाइडेड बाय micro multiply by 100. Basically this is mean, this is standard deviation and multiply by 100. ठीक है, तो फॉर्मूला सेम है, बस सिंबल्स में डिफरेंस है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला एग्जांपल देख लेते हैं। आपको प्राइजेस इन रुपीज एंड लाइफ इन आवर्स वैल्यूज गिवन दी होंगी और उन्होंने आपको कहा होगा कि कंप्यूट करें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको कहा होगा फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपल अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो इन्होंने s डिवाइडेड बाय x बार दिया हुआ मींस, इसका मतलब है मैं पहले मीन निकालूंगी, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगी, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन करूंगी और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 के साथ। ओके, तो प्राइजेस इन रुपीस की वैल्यूज को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लाइफ इन आवर्स की वैल्यू को इस साइड पे लिख रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस लिए यूज करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास वेरिएशन डिफरेंट यूनिट्स दी हो, ठीक है, और हमने उनको आपस में कंपेयर करना हो। लेट्स सपोज मेरे पास किलोग्राम में वेट दिया हो या प्राइसेस इन रुपीस दिया हो और मैंने उनके दरमियान कंपैरिजन करना है, मैंने उनके दरमियान मैंने वेरिएशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं सीवी हम यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। अब इसने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा है कि प्राइजेस इन रुपीस दी गई हैं, लाइफ इन आवर्स दिए गए हैं, और आपने बताना है इन दोनों में से ग्रेटर वेरिएशन किसकी है। ठीक है, ग्रेटर वेरिएशन का मतलब है दोनों में से जिसकी बड़ी वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेटर वेरिएशन होगी। तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। प्राइजेस इन रुपीस के लिए हम अलग सीवी निकालेंगे, लाइफ इन आवर्स के लिए अलग सीवी निकालेंगे। प्राइस इन रुपीस की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है, इनको प्लस किया तो क्योंकि ये मेरे पास अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय एन। तो सम ऑफ ऑल डाटा 92 डिवाइडेड बाय एन। व्हाट इज माय एन? एन का मतलब है कितने नंबर्स दिए हैं, 1 2 3 4 5। 5 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास 18.4 आएगा, ये मेरा मीन निकल आया। ठीक है, उसके बाद इसी के लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में मैं वैल्यूज पुट करूंगी, रिक्वायर्ड डाटा मेरे पास आ जाएगा 76 7.66। उसके बाद जब मैं ये निकालूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला सीवी का क्या है, एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स की वैल्यू भी गिवन है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को ऊपर नीचे रखूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी तो मेरे पास 41.63 एट द एंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लाइफ इन आर्ट्स के लिए। लाइफ इन आर्ट्स के लिए वैल्यू y की यहाँ पर मैंने लिख दी, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका सम यहाँ पर लिख के डिवाइडेड बाय एन लिख देंगे। एन जो कि मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास मीन निकल आया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला में हमने सारी वैल्यूज पुट की और एट द एंड सीवी में गिवन वैल्यूज को पुट करने के बाद 37.15% आंसर है। दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई है, 41.3। प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी कॉमोडिटीज इन, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राइजेस इन रुपीस की जो स्टैंडर्ड वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, कंपैरिजन किया। इसी तरह अगर मेरे पास ये तो अनग्रुप डाटा के लिए था, दिस वाज फॉर अनग्रुप डाटा। अगर मुझे ग्रुप डाटा के लिए आ जाए तो ग्रुप डाटा के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। सिंपल, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का जो फॉर्मूला होता है हम वो ग्रुप डाटा वाला लगाते हैं, बाकी मेन जो सीवी का फॉर्मूला है वो सेम ही रहता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल मुझे गिवन है, इसमें वैल्यूज दी गई हैं, नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ मैचेस ए और बी के लिए अलग अलग। ठीक है, नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ मैचेस टीम ए एंड टीम बी। तो मेरे पास f की वैल्यू गिवन है, वो मैंने लिख दी है यहाँ पर। f ऑफ x का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ये मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं
ग्रुप डाटा का मीन निकाल सकूं। तो ग्रुप डाटा के मीन का यही है कि एफ फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर डिवाइडेड बाय एफ। ओके, तो मीन के लिए, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डाटा है, तो मीन का ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों में वैल्यूज पुट करेंगे। एट द एंड सीवी के फॉर्मूला में सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। तो अगर आप देखें तो सीवी का फॉर्मूला वही है, चेंज नहीं हुआ। फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो आपके पास अर्थमेटिक मीन है उसका फॉर्मूला ग्रुप डाटा वाला लगेगा। ठीक है, फॉर टी में टीबी, और दोनों में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू जिसकी होगी, या जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग आप एट द एंड आंसर बता देंगे। सिंपल। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप एक बार खुद देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं ट्रिम्ड एंड विंसोराइज्ड मेयर्स। इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं अपने डाटा की बात करूं और उसके ऑब्जर्वेशंस जो मैं फाइंड आउट करती हूँ उसकी बात करूं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब है या तो वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी होंगी, स्मॉल होगी, या वैल्यूज बहुत ज्यादा लार्ज होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे डाटा सेट, जो मेरे पास डाटा होता है, उसका मेन कंटेंट या मेन जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो इनकरेक्ट आता है। ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम वाइल्ड ऑब्जर्वेशन या आउटलायर्स कहते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आउटलायर्स जो है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, आउटलायर्स के लिए तो हम सिंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस, इसको यूज नहीं कर सकते आउटलायर्स के लिए। ऐसी वैल्यूज जो कि काफी एक्सट्रीम रिजल्ट जनरेट करे। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट रिजल्ट जनरेट नहीं होता, तो इसके लिए हम सिंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम हमने फाइंड आउट तो करनी है, हमने सेंट्रल टेंडेंसी भी यूज करनी है, हमने वेरिएबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, द अप्रोप्रिएट मेजर दे व्हेन मे बी मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल व्हिच इज लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम और वाइल्ड ऑब्जर्वेशन। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन अ डाटा सेट फॉर आउटलायर इफ प्रेजेंट शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऑब्जर्वेशंस के लिए हम यूजुअली फाइंड आउट करते हैं मीडियन या इंटर क्वार्टाइल रेंज। वो इसीलिए क्योंकि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का जो डाटा होता है मीडियन और इंटर क्वार्टाइल पर लेस सेंसिटिव होता है। ज्यादा मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज को यूज करने से हमारा जो आंसर होता है वो ज्यादा खराब नहीं आता है, मतलब नॉर्मली होता है, ज्यादा लेस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इससे भी बेहतर बनाने के लिए हम डाटा को या तो प्रिंट कर देते हैं या फिर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं ट्रिम्ड वैल्यू के साथ। दो मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो we either remove certain percentage of the smallest and largest observation is so called trimmed data set or replace trimmed value by so next to in the magnitude to obtain is known as Winsorized data set या CP भी कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रिम्ड मीन और एंड व्हाट इज द विंसोराइज्ड मीन। ट्रिम्ड मीन का मतलब ये है कि आपके पास जो डाटा सेट गिवन होगा, हम उसके में उसके क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल से पीछे जितना भी डाटा एग्जिस्ट करता होगा और थर्ड क्वार्टाइल से आगे जितना भी डाटा एग्जिस्ट करता होगा उस सबको हम रिमूव कर लेंगे, ट्रिम्ड कर देंगे। इसे हम कहेंगे ट्रिम्ड मीन। उसके बाद हम उसका मीन निकालेंगे, तो हमारा होगा कहलाएगा ट्रिम्ड मीन। विंसोराइज मीन का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का डाटा होगा, गिवन दिया होगा, जो भी हमारा निकलेगा, फर्स्ट क्वार्टाइल से पीछे जितने भी हम ऑब्जर्वेशन होंगी, जितना भी डाटा होगा, उसको हम रिमूव करने की बजाय उस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू के साथ रिप्लेस करवा देंगे
और थर्ड क्वार्टाइल की जो वैल्यू थर्ड क्वार्टाइल के आगे जितनी भी वैल्यू एग्जिस्ट करती होंगी उन्हें ट्रिम्ड करने की बजाय उस थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू के साथ रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे विंसोराइज्ड मीन। उसके बाद जो हमारे पास डाटा आएगा मॉडिफाइड डाटा, उसका मीन निकालेंगे, हम उन्हें कहेंगे विंसोराइज्ड मीन। इसकी हम सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा से अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ हमने कैलकुलेट करना है ट्रिम्ड और विंसोराइज्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल। हमें एग्जांपल गिवन है, इसमें ये डाटा गिवन है। ठीक है, अगर डाटा आपको ऑर्डर फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो पहले आप उसको अरेंज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने उसका क्वार्टाइल निकालना है, फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टाइल। अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक आप क्वार्टाइल देखें तो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है 36 और थर्ड फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू है 45। अगर मैंने ट्रिम मीन निकालना है तो ट्रिम मीन में मैंने आपको कहा था फर्स्ट क्वार्टर से पीछे जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी उसको हम डिलीट कर देंगे और थर्ड क्वार्टर के बाद जितनी भी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी उसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या आती है 36, 37, 39, 41 एंड 45। ठीक है, ये मेरा ट्रिम डाटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन सबको मैं इस डाटा का, ये जो मैं ट्रिम्ड किया है इसका मैं निकालूंगी मीन। मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको ऑब्जर्वेशन को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास जो आएगा मीन, इससे मैं कहूंगी ट्रिम्ड मीन। उसके बाद मैं निकालती हूँ ट्रिम्ड मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मुझे पता है, वो उसको यूज करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा हम उसे कहेंगे ट्रिम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब आ जाते हैं हम विंसोराइज्ड मीन। विंसोराइज्ड मीन का मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल से पीछे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उसको आप रिप्लेस कर दें फर्स्ट क्वार्टाइल से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल 36। तो ये दोनों वैल्यूज किससे रिप्लेस हो जाएंगी 36 के साथ। तो यहाँ पर भी 36 और यहाँ पर भी 36 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है 45। तो थर्ड क्वार्टाइल के बाद जितनी भी वैल्यूज उन सबको रिप्लेस कर देंगे 45 के साथ। ये जो मेरे पास न्यू वैल्यूज आएंगी वो ये हैं। ठीक है, इन सब का मैं ले लूंगी मीन और उसके बाद जो मीन निकलेगा उसको मैं कहूंगी विंसोराइज्ड मीन। और उसके बाद जो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का निकालूंगी तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो मैं उसे कहूंगी विंसोराइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आ जाते हैं मूवमेंट्स की तरफ। व्हाट आर मूवमेंट्स। मूवमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप निशान लगा लीजिएगा। A movement designates the power to which deviations are raised before averaging them. A movement designation the power to which deviation are raised before averaging them। यानी कि एवरेज लेने से पहले हम अपने मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। यानी कि बेसिकली इट इज यूज टू फाइंड द डेजिग्नेशन द पावर ऑफ द डेविएशंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला है 1/n समेशन xi माइनस UIR और फॉर पॉपुलेशन डाटा और सैंपल डाटा यही सेम फॉर्मूला है बट सिंबल्स चेंज है। अगर आप देखें यहाँ पर माइक्रो का साइन है और यहाँ पर एम का साइन है। ठीक है, तो मूवमेंट्स फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, और अगर मैंने अपना मूवमेंट फाइंड आउट करना है फॉर एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन। आर्बिट्रेरी ओरिजिन का मतलब है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कहाँ है जहाँ पर ओ लाई करता है, ओ एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ओरिजिन। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी ओरिजिन से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ अपना मूवमेंट तो उसका फॉर्मूला ये है, कुछ भी नहीं है, सिंपल उन्होंने इसी फॉर्मूला को डैश की सिंबल्स में लिखा हुआ है। और यहाँ पर बेसिकली ए जो है यहाँ पर आर्बिट्रेरी ओरिजिन को इंडिकेट करा कि ओरिजिन की जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर माइक्रो और एक्स डैश क्या है मीन, और फॉर्मूला सारा सेम है आर्बिट्रेरी ओरिजिन में, सिंपल यहाँ पर ए लिखा हुआ। ए क्या है हमारे ओरिजिन की वैल्यू को हम कह रहे हैं ए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने ग्रुप डाटा के लिए जो हमारे पास मोमेंट्स का फॉर्मूला है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट्स। अगर मेरे पास ग्रुप डाटा गिवन है तो ग्रुप डाटा के लिए ये मेरे पास फॉर्मूला है मोमेंट्स का। और अगर मैंने ओरिजिन से फाइंड आउट करना है मोमेंट्स का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा तो ये मेरे पास गिवन है।
सिंपल हम आ जाते हैं शेपर्ड करेक्शंस की तरफ। शेपर्ड करेक्शंस क्या होती है? जब हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं फॉर ग्रुप डाटा, तो उसमें काफी सारे एरर्स अराइज होते हैं। उन्हें रिमूव करने के लिए हम शेपर्ड करेक्शंस का यूज करते हैं। शेपर्ड करेक्शन का फॉर्मूला क्या है कि मूवमेंट शेपर्ड करेक्शन मोमेंट 2, मोमेंट 3 और मोमेंट 4 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मोमेंट 1 के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मोमेंट्स 2 के लिए अगर हमने फाइंड आउट करना है, शेपर्ड करेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, m2 करेक्टेड इज इक्वल टू m2 अनकरेक्टेड माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो व्हाट इज m2 करेक्टेड? सिंपल, जो मैंने मूवमेंट फाइंड आउट किया होगा ऊपर वाले फॉर्मूला से, वो मेरा होगा अनकरेक्टेड। तो उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे एच स्क्वायर, एच का मतलब होता है क्लासेस के दरमियान डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 12। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो m2 करेक्टेड होगा। इसी तरह m3 और m4 के लिए भी फॉर्मूलास गिवन है। एग्जाम्पल में उसने कहा है कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। एग्जामिनेशन मार्क्स गिवन है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड आउट करने। सिंपल है, मोमेंट का फॉर्मूला में गिवन है, तो ऊपर जो मुझे फॉर्मूला दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आर की जगह मैं 1 पुट करूंगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि मैंने 4 मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर मुझे सैंपल डाटा, बिकॉज मुझे ये नहीं बताया गया कि मेरे पास जो डाटा है वो पॉपुलेशन है। अगर गिवन होता फॉर्मूला क्वेश्चन में, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती, बट उन्होंने सिंपल मार्क्स बताए हैं, डाटा भी अनग्रुप्ड है, ग्रुप नहीं है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी अपने क्वेश्चन में, और आर की जगह मैं 1, 2, 3 एंड 4 पुट करूंगी। तो अगर मैं 1 पुट करूं तो मेरे पास फॉर्मूला ये बनता है, 2 पुट करूंगी तो ये 3, 4। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास x की वैल्यूज ये हैं और मैंने ये सारी वैल्यूज अरेंज फॉर्म में लिखी है। उसके बाद आपको फॉर्मूला में कहा गया है कि एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब यहाँ पर है मीन। मीन फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब है सबसे पहले कैसे करेंगे, इन सब का सम 360 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 9 के साथ डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 40। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस 40, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -8। इसी तरह करते करते आप इस सब का समीशन लेंगे, जो कि क्या आएगा, 0, 0 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0। उसके बाद m2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर। सिंपल, आपने इन सब वैल्यूज का ले लेना है स्क्वायर और उन सब का सम और डिवाइडेड बाय 9, आपके पास आ जाएगा आंसर। उसी तरह एंड मोमेंट 3 के लिए यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। सिंपल, आप क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को क्यूब ले लेंगे और इन सब को प्लस करेंगे, 186 आ जाएगा, 186 डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह 4 के लिए आप इन सब का फोर्थ ले लेंगे डिवाइडेड बाय n, तो आपने इसी तरह 4 मोमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है कंप्यूट द फर्स्ट 4 मोमेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस आफ्टर अप्लाइंग शेपर्ड करेक्शन। अच्छा जी, अब मुझे दिया गया है ग्रुप डाटा और मैंने फाइंड आउट करना है फर्स्ट 4 मोमेंट्स बाय यूजिंग शेपर्ड करेक्शन। इस यानी कि शेपर्ड करेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आएगा, क्योंकि सिंपल मोमेंट्स नहीं मुझे निकालने, मुझे करेक्टेड मोमेंट्स निकालने हैं, जो कि मैं निकालूंगी शेपर्ड करेक्शंस के थ्रू। क्वेश्चन गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे ये वैल्यू दी हुई है अर्निंग की, और ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दी हैं। सबसे पहले मैं इनका निकालूंगी मीन, जो कि मैंने यहाँ पर टेबल में लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पर डी आई क्या है, बेसिकली इन्होंने यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आपके पास काफी सारी वैल्यूज हैं, और अगर आप निकालते हैं इसको तो जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने कहा है शेपर्ड करेक्शंस आपने लगानी है। तो शेपर्ड करेक्शन जो होती हैं वो बेसिकली लगती तो ग्रुप डाटा के ऊपर है, बट
ग्रुप डाटा फॉर ओरिजिन, ग्रुप डाटा फॉर ओरिजिन। तो ग्रुप डाटा फॉर ओरिजिन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज गिवन है। मोमेंट्स अबाउट द मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन। ओरिजिन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज गिवन है। दीज आर द फॉर्मूलाज। M1 फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, M2 के लिए ये गिवन है, M3 के लिए दिस इज द फॉर्मूला एंड M4 के लिए ये गिवन है। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो बेसिकली मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो हायर फ्रिक्वेंसी है जहाँ पर 51 लिखा हुआ है, मैंने उस चीज को टारगेट करना है। तो फिर 51 वाली पूरी की पूरी रो मेरी एज अ टारगेट रो होगी। ठीक है, अभी मुझे फ्रीक्वेंसी सिर्फ गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, डी का मतलब क्या होता है, xi माइनस 10। xi मेरे पास क्या गिवन है, दीज आर मी xi 5 6 7 8 9, और मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वैल्यू क्या है 10। तो 5 माइनस 10, इन दोनों को मैंने माइनस किया तो क्या आ जाएगा -5। इसी तरह 6 माइनस 10 क्या आ जाएगा -4। इसी तरह आपने ये सारी की सारी वैल्यूज एट दी एंड तक फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, F1 D1। व्हाट इज योर F1? F1 का मतलब ये है 1 2 3 5, और उसके बाद D1 क्या है, D1 सिंपली जो आपने अभी यहाँ से निकाला है। तो आपने क्या करना है, F1 और D1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह F1 D स्क्वायर, यानी कि इन सबका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F। इसी तरह D, इन सबका क्यूब मल्टीप्लाई बाय दिस। इसी तरह इन सबका 4 मल्टीप्लाई बाय दिस। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपने टारगेट करना है इस रो को। अगर आप देखें ध्यान से तो सबसे लास्ट ये सारी माइनस की वैल्यूज हैं, और ये इसके बाद ये सारी की सारी प्लस में वैल्यूज आ रही हैं। आपने क्या करना है, जो सबसे लास्ट में जो माइनस की वैल्यू आ रही है 68, इन सबको पहले प्लस किया, और 22 22 15 12 5, इन सबको प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 76। 76 में से आपने इस 68 को, ये जो आपके पास टारगेट रो आ रही है 68 को आपने कर देना है माइनस। तो आपके पास फाइनल आउटपुट क्या आएगा 8, और यही आपने कंसीडर करना है एट दी एंड। सिमिलरली आपने इसमें देखें, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो सिंपल आप इनको प्लस कर देंगी तो आपके पास आ जाएगा 346। अब यहाँ पर फिर से वही माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट आ गया। सिंपल आपने अगर ना सबसे लास्ट वाली माइनस की वैल्यू को टारगेट बनाना है, इन सबको पहले आप प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 562। 562 विल बी माइनस 488, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 74। ये आपका टारगेट नंबर है। इसी तरह ये सारे प्लस में है, इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3718। तो ये आपका सम है जो कि आपने कंसीडर करना है। ओके, अब आपके पास M1, आपने सबके सम्स निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला गिवन है जिसमें आप देखें M1 निकालने के लिए आपको M1 डैश का होना जरूरी है, M2 निकालने के लिए M2 डैश का होना जरूरी है, M3 निकालने के लिए इसमें M3 डैश का होना जरूरी है, इसी तरह M4 निकालने के लिए M4 डैश का होना जरूरी है। ये सारी वैल्यूज गिवन होना जरूरी है। तो M1 डैश निकालेंगे कैसे, M1 डैश M2 डैश M3 और M4 डैश। सिंपल इसका फॉर्मूला क्या है, सम डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज योर सम, ये आपका सम है 8 346 74 3718 डिवाइडेड बाय n। n का मतलब क्या है, आपके पास कितने नंबर क्या आया है, आपके पास 131। दिस इज योर n। 8 डिवाइडेड बाय 131 विल बी इक्वल टू 0.06। ये आपके पास आ गई m1 डैश की वैल्यू। सिमिलरली 346 डिवाइडेड बाय 131 इज इक्वल टू 2.64। ये आपके पास आ गया m2। इसी तरह हम 74 डिवाइडेड बाय 131, 3718 डिवाइडेड बाय 131, तो आपके पास m3 और m4 की रिस्पेक्टिवली वैल्यूज आ जाएंगी। अब फुल एंड फाइनल आपके पास M1 M2 M3 निकालने के लिए जो आपने फॉर्मूला है पुट करना है। लेट्स सपोज आपने M1 निकाला, तो M1 की वैल्यू क्या है, M1 डैश माइनस M1 डैश। तो M1 डैश की वैल्यू क्या है 0.06, 0.06 माइनस 0.06 विल बी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास M1 की वैल्यू क्या आ गई 0। इस तरह M2 की वैल्यू क्या है, M2 डैश माइनस M1 डैश का स्क्वायर। सिंपल आपने वैल्यूज पुट की, आंसर
इसी तरह M3 और M4 के रिस्पेक्टिवली आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी जो आपके पास वैल्यूज निकली हैं M1, M2, M3, M4 की, ये अनकरेक्टेड वैल्यूज है। आपने इनको करेक्ट करना थ्रू शेपर्ड करेक्शंस। शेपर्ड करेक्शंस के आपके का फॉर्मूला आपके पास है M2 के लिए, M3 के लिए और M4 के लिए। सिंपल आपने इन वैल्यूज पुट कर दिया। व्हाट इज H हियर? H आपके पास डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू बिटवीन वैल्यूज। ठीक है, तो h स्क्वायर माइनस 12, h स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1, 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस m2 अनकरेक्टेड, m2 अनकरेक्टेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2.64, तो 2.64 माइनस 0.08 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2.56 आपके पास आंसर। m3 अनकरेक्टेड, M3 की वैल्यू क्या है? 0.08, तो M3 की जो वैल्यू है 0.08 वही M3 करेक्टेड की भी आ जाएगी। जिस तरह M4 की आप फाइंड आउट करेंगे और एट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट इज सीक्वेंसेस। व्हाट इज सीक्वेंसेस? सीक्वेंसेस का मतलब है कि आपके पास जो मीन मीडियन मोड है आपके डाटा का, उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसीज के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए उसके लिए हम सीक्वेंसेस फाइंड आउट करते हैं। सीक्वेंसेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंसेस और नेगेटिव सीक्वेंसेस। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आपके पास एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें मीन जो है वो स्मॉलर है और मॉड जो है वो आपका ग्रेटर है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव सीक्वेंसेस। और अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, आपका अगर मॉड ग्रेटर है और मीन जो है वो स्मॉलर है तो ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव सीक्वेंसेस। In the right tail is longer, if the right tail is longer than the left tail, the distribution is said to have positive sequences. If the left tail's distribution is longer than its right, then it is called negative sequences. तो अगर मैं इस पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव के रिलेशनशिप को डिफाइन करूं अकॉर्डिंग टू द मीन मीडियन मोड, तो आपको पता होना चाहिए कि इन पॉजिटिव सीक्वेंसेस मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मीडियन छोटा और सबसे छोटा होता है मोड अकॉर्डिंग टू दी पॉजिटिव सीक्वेंसेस। बट इन नेगेटिव सीक्वेंसेस मोड सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मीडियन छोटा होता है और सबसे छोटा होता है मीन। और इसके काफी सारे फॉर्मूलाज हैं अकॉर्डिंग टू दी राइटर्स, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर्स। तो वन बाय वन देख लेते हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए कि कैरल पियर्सन के अकॉर्डिंग सीक्वेंसेस फाइंड आउट करे, कोएफिशिएंट सीक्वेंसेस फाइंड आउट करे, तो इसका फॉर्मूला है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं, मॉड आपको पता है कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी आपको पता है। जस्ट आपने फॉर्मूलास में वैल्यू पुट करनी है एंड दैट्स इट। अगर आपको कहा जाए कि पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस फाइंड आउट करें, तो ये आपका फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर आपको ऑर्थर लियोन बाउली के बारे में कहा जाए कि आपने फाइंड आउट करना है सीक्वेंस, तो ये आपका फॉर्मूला है, क्वार्टाइल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है सीक्वेंस का, वो है माइक्रो 3 माइनस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 3। 3 to 4 फॉर्मूलाज हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, बट आपको वन बाय वन याद करने हैं। सारे फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू द ऑथर नेम के अकॉर्डिंग आपको सारे फॉर्मूलाज के नेम याद होने चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।